हेलो बच्चों, मेरा नाम है भवानी सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है फिजिक्स बाय BS केलावत। देखो बच्चों, आज की जो क्लास है वो इंग्लिश मीडियम के लिए है और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका जो नाम है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर इससे पहले मैं 2 लेक्चर कर चुका हूँ, 1.1 और 1.2। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और कूलॉम्स लॉ में कहीं ना कहीं हम चार्जेस को इम्प्लीमेंट करेंगे और चार्जेस के बारे में हम 1.1 और 1.2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आज का लेक्चर अगर आप देख रहे हो और पुराने लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हो तो सबसे पहले जाके आप 1.1 और 1.2 जो लेक्चर हैं उसको ज़रूर देखें। उसमें मैंने आपको चार्जेस के बारे में बताया है और टाइप ऑफ चार्ज के बारे में बताया है और चार्जेस की प्रॉपर्टीज समझाई है, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये वाला टॉपिक समझने के लिए। अदरवाइज इस टॉपिक में थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं कूलम्स लॉ, है ना। तो लेक्चर नंबर 1.3 है और चैप्टर जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम जो पढ़ रहे हैं वो यूनिट आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, है ना। जो चार्जेस जब रेस्ट में होते हैं उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो देखो, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ क्या बताता है तो उसके बारे में देख लो। हम चार्जेस के बारे में जानते हैं और हमको ये पता है कि चार्ज रिपेल भी करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, है ना। चाहे वो रिपल्शन का हो सकता है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो सकता है, वो डिपेंड्स करेगा उन दोनों के नेचर के ऊपर। अगर दोनों सिमिलर चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे और दोनों डिसिमिलर चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। वो फोर्स कितना लगता है ना उनके बीच में, अट्रैक्शन या रिपल्शन का, वो बताता है कूलम्स लॉ, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी 2 चार्ज होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कितना होगा वो आपको कूलम्स लॉ बताएगा। तो देखिए, हम कूलम लॉ स्टार्ट करते हैं। तो इन 1785 द फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स ऑगस्टीन Coulombs experimentally measured the electric force between the small charge pair by using the torsion balance। उन्होंने टोरोजन बैलेंस का हेल्प लिया था और उन्होंने 2 स्मॉल स्फेरिकल शेप के चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करके बताया था, ठीक है, इन 1785 के अंदर, ठीक है। और अब देखिए, जैसे कि मेरे पास यहां पर ये कोई 2 चार्ज है Q1 और Q2, फाइन। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है। एक बात मैं आपको स्टार्ट में ही बता देता हूं, ये जो एक्सपेरिमेंट अभी अपन कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कि दोनों चार्जेस अभी फ्री स्पेस में है। फ्री स्पेस बोल दो या वैक्यूम बोल दो, ठीक है। फ्री स्पेस में ये दोनों चार्ज लोकेट है और उनके बीच में जो फोर्स F लग रहा है उस F की कैलकुलेशन हमको करनी है। तो देखिए, it states that the force of attraction or repulsion between the 2 stationary point charges, क्या मतलब है ना। तो सबसे पहले दोनों चार्जेस स्टेशनरी होने चाहिए, मतलब रेस्ट में होने चाहिए, और दोनों पॉइंट चार्ज होने चाहिए। मतलब पॉइंट चार्ज का मतलब ये हो गया कि उनकी डिस्टेंस के कंपेयर, अगर उसकी डिस्टेंस के कंपेयर में उसकी साइज को देखोगे तो उनकी साइज बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, क्लियर है। उसकी डिस्टेंस के कंपेयर में उसका जो शेप होगा वो बहुत छोटा होना चाहिए, क्लियर है, ओके। इसके 2 स्टेटमेंट है। तो देखो, सबसे पहला क्या होता है कि उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्या मतलब हो गया इसका? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 चार्जेस, है ना। जैसे कि हमारे पास Q1 और Q2 हो गया, जो फोर्स है वो उन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इट मींस जितना ज्यादा उन चार्जेस का मैग्नीट्यूड होगा उतना आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ज्यादा लगेगा। और दूसरा दिया उन्होंने डिस्टेंस को लेके, है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है ना, जो फोर्स लग रहा है वो उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, है ना। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स कम होने वाला है ना। इसी को हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना। फोर्स अगर r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट आ रहा है डिस्टेंस के, ठीक है, तो इसी को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोल देंगे, ठीक है। अब देखिए, द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस। और सबसे पहली बात है, ये दोनों फोर्स जो लगेंगे ये जो लाइन है, लाइन जॉइनिंग टू द सेंटर, दोनों को सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है उस पर ये F फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है।
तो अब हम करते हैं इसको कंटिन्यू। इन दोनों फोर्स को हम जो F की जो वैल्यू हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम कंबाइन करते हैं। तो देखिए F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ओके, जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा विच इज K, और ये हो जाएगा R स्क्वायर, ठीक है। और ये जो K जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और अब देखिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो होता है इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मीडियम, मतलब वो दोनों चार्जेस कहां रखे गए हैं। अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहे हैं कि दोनों चार्जेस को मैंने अभी फ्री स्पेस में माना है, ठीक है। अब मीडियम का कंसेप्ट भी आएगा जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ेंगे, तब आपको इसका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। हाल फिलहाल अभी आपको ये याद रखना है कि इन दोनों चार्जेस को आपने कहां रखा है? फ्री स्पेस या वैक्यूम के अंदर प्लेस कर रखा है। अगर ये है ना, इफ Q1 and Q2 इन फ्री स्पेस, कहां पर है? फ्री स्पेस में है, देन जो आपके पास वैल्यू ऑफ K जो हो जाएगी, वैल्यू ऑफ K हो जाएगी 1/4πε0, और उसकी न्यूमेरिक वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। अगर वो दोनों चार्जेस कहां हैं? वैक्यूम के अंदर है, क्योंकि मैंने बताया कि K की जो वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? मीडियम पर डिपेंड करेगी, है ना। ओके, इसके बाद देखिए इस कूलम्ब्स लॉ को आगे पढ़ने से पहले हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ओके, सबसे पहली बात ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो इसको हम जनरली अभी हाल फिलहाल के लिए लिख रहे हैं इसको। ये हो जाएगा हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अभी हमारे पास डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट और आएगा आगे, पर अभी हमने दोनों चार्ज को कहां माना है? फ्री स्पेस में माना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फाइन। ओके, अब देखिए इसको मैं अगर फ्री स्पेस में है तो मैं लिख सकता हूं इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, है ना, 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये भी आपके पास कूलम्ब्स लॉ का एक फॉर्मेट हो जाएगा, क्लियर है। ओके, इस फॉर्मेट को देखने के बाद हम देखते हैं कि हम चाहते हैं कि जो कूलम्ब्स लॉ है ना, तो वो क्या हो जाएगा? दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो कितना होता है? तो वो होता है हमारे पास दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनकी बीच की डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो मैं यहां से चाहता हूं डेफिनेशन चाहता हूं, किसकी डेफिनेशन? डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज। किसकी? 1 कूलम्ब चार्ज, एक कूलम्ब चार्ज की मैं डेफिनेशन चाहता हूं। तो एक कूलम्ब चार्ज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखिए, अगर ये मेरे पास Q1 है और ये मेरे पास Q2 है, ठीक है। अगर इसके बीच की डिस्टेंस को मैं 1 मीटर ले लूं और इसके बीच में इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्सेस को मैं 9 इंटू 10⁻⁹ ले लूं, तो क्या हो जाएगा? देखो इस फॉर्मूले में हम देखो F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो R हो जाए 1 और Q1 Q2 1 कूलम्ब होगा, है ना। तो देखिए F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻⁹ और 1 इंटू 1 अपॉन 1, ठीक है। तो F कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10⁹, ठीक है। तो अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखो आप, अगर किन्हीं दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस अगर 1 मीटर है और उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अगर 9 इंटू 10⁹ है, तो वो दोनों चार्ज कितने होंगे? 1 कूलम्ब होंगे, ठीक है। तो 1 कूलम्ब चार्ज is the force of attraction and repulsion between two charges are 9 into 10⁹ Newton and
डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी प्रॉपर, है ना। अगर दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस अगर 1 मीटर है, उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अगर 9 × 10⁹ कूलम है, सॉरी 9 × 10⁹ न्यूटन है, तो वो दोनों चार्जेज होंगे वो 1 कूलम के चार्ज होंगे। ठीक है, ये आपको आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। कूलम्स लॉ क्या होता है, तो F = K Q1 Q2 अपॉन R²। अगर फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं तो K की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0, जिसमें ε0 जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और फ्री स्पेस में इस 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है। फाइन, अब हम आगे देखते हैं कूलम्स लॉ के। इसी के आगे हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, ε0 की यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। देखो अभी हमने जो देखा है वो कूलम्स लॉ देखा है, और उस कूलम्स लॉ में क्या था कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्सेस के बारे में अपने देखा था, और वो जो था वो F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन निकला था वो निकला था हमारे पास F 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। और अभी है ना बहुत चार्जेस इन फ्री स्पेस। ठीक है, अभी हमने क्या मान रखा है कि दोनों चार्ज कहां है, फ्री स्पेस में है। अब मैं कुछ इंफॉर्मेशन चाहता हूं। सबसे पहले मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इस K की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो देखो K को हम क्या कहते हैं, तो K जो होता है वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम चाहते हैं इसकी यूनिट क्या होती है ना, यूनिट ऑफ K, ये चाहते हैं, है ना, यूनिट ऑफ K। तो यहां से इस K को सेपरेट कर लो, F × R² Q1 अपॉन Q2, Q1 × Q2। ठीक है, ओके। तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर F की जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन, R की हो जाएगी R की होती मीटर, तो R² की हो जाएगी मीटर स्क्वायर, इसकी होती कूलम, उसकी होती कूलम, तो कूलम स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगी K की यूनिट, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगी K की यूनिट। ठीक है, ये इसका पहला पॉइंट था। अब हम चलते हैं सेकंड पर, है ना, K डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ K, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K जो होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो F होता है हमारे पास, ठीक है, K = F होता है हमारे पास, F फोर्स, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L1 T-2। ठीक है, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो उसको लेंगे मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर की जगह आ जाएगा यहां पर हमारे पास L2। फाइन, Q1 Q2, Q1 को I = Q अपॉन T होता है, तो Q होता है I × T, I को हम नापते हैं एम्पियर में और T होता है सेकंड में, तो यहां पे हो जाएगा एम्पियर × सेकंड। क्या हो जाएगा, एम्पियर × सेकंड का स्क्वायर। अब ऐसा इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं हम, K = m1 L1 और L2 L3 और T-2, और ये हो जाएगा एम्पियर का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर, मतलब A का स्क्वायर, और सेकंड का स्क्वायर का मतलब T का स्क्वायर। ये आ गया, ओके। हम लास्ट फॉर्मेट में इस K की जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो लिख देंगे MLTA, M1 और L3 T2 है, और ऊपर जाएगा तो -4, और A2 ऊपर जाएगा तो -2। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके। सबसे और ये किस पे डिपेंड करता है, K की वैल्यू नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है। किस पे करती है, नेचर ऑफ मीडियम, ओके, और नेचर ऑफ मीडियम पे भी करती है। और आप इसको एक मेजर किस में कर रहे हो, है ना, इसको MKS में कर रहे हो, CGS में कर रहे हो, FPS पे कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है,
और मेनली ये नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है। तो ये हो जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट, है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हम चाहते हैं इस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और इस K की वैल्यू में लिखना भूल गया, है ना। अगर हम बात करेंगे K की, है ना, वैल्यू ऑफ K मैं यहां लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ K इन फ्री स्पेस तो हो जाएगा 9 × 10⁹ ठीक है। ये इसका वैल्यू ऑफ K हो जाएगा। और K की यूनिट क्या है तो लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है। तो परमिटिविटी फ्री स्पेस की मुझे यूनिट निकालनी है। तो F क्या हो गया मेरे पास 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी यूनिट निकालूंगा, फिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ε0 को इधर भेज दो तो हमारे पास हो जाएगा 1/4πf, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r²। सबसे पहले हम चाहते हैं यूनिट ऑफ ε0, मुझे इसकी यूनिट चाहिए। तो देखिए कैसा निकलेगी यूनिट, ε0 की यूनिट चाहिए। तो देखिए 1 अपॉन नीचे 4π है, कोई यूनिट नहीं होगी, F की हो जाएगी न्यूटन, कूलम इंटू कूलम स्क्वायर, और ये हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो ε0 की यूनिट हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगी इसकी यूनिट। अब मुझे चाहिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो दूसरा हम निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला देखो आप, तो ε0 का निकालना है ना, तो ε0 का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो जाएगा। देखो ऊपर है Q1 Q2, ये हो जाएगा I × T का स्क्वायर, Q बराबर F का होता है डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 T-2। F का पता होना चाहिए आपको, F इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास का होता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो हम निकालेंगे तो हमारे पास m1 L1 T-2 आ जाएगी फोर्स के लिए, ठीक है। और नीचे और डिस्टेंस दे रखी है r², तो r² का हो जाएगा हमारे पास L2, ठीक है। और वैसे भी डायमेंशनल और डायमेंशनल फॉर्मूला 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर में ही पढ़ते हैं, तो वहां से जाके आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। ओके, आई का क्या हो जाएगा एम्पियर, एम्पियर को लिखेंगे अपन ए और पावर हो जाएगी 2, टी हो जाएगा सेकंड, तो इसकी पावर भी हो जाएगी 2, ठीक है। इसको यहां कंबाइन कर लेते हैं m1 L1 और L2 L3 और T-2, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हम ऊपर मूव करेंगे तो m1 को ऊपर ले जाएंगे m-1, L3 को ऊपर ले जाएंगे L-3, T को ऊपर ले जाएंगे तो -2 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2 + 2 4, तो T4, और ये हमारे पास A जो है ये A हो जाएगा हमारे पास A2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अब मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ ε0, क्या चाहिए, थर्ड है हमारे पास वैल्यू ऑफ ε0, मुझे ε0 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ओके, हमको पता है कि K इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 होता है। ओके, K की वैल्यू क्या होती है फ्री स्पेस में, ये 1/4πε0। इस ε0 को इधर ले आते हैं और 1/4π × 9 × 10⁹ है ना। ओके, अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 1/4 × 3.14 × 9 और 10⁹ को ऊपर भेजेंगे तो -9 हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहां पर देखिए अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 9 को 4 से करेंगे 36 को 3.14 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये इस तरह से कुछ आ जाएगा हमारे पास 113 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और ये हो जाएगा 10⁻⁹। अब आप देखो अगर आपको इसमें डिवाइड करना नहीं होगा तो हम चाहते हैं ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा और नीचे डिवाइड करके ऊपर भेजेंगे तो नीचे डिवाइड करेंगे 1000 से और ऊपर भेजेंगे 3 पावर उधर वापस ऐड हो जाएगी, तो 9 -9 -3 -12 हो जाएगा।
और इस 1000 में 113 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 8.86 10 की पावर -12। ओके, और आपके उसकी यूनिट जरूर याद रखनी चाहिए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये जो हमने देखा है अभी, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की यूनिट और डायमेंशन, और हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की यूनिट, डायमेंशनल, और इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो हमने पता की है। ठीक है, आप ये कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, अब हम देखने वाले हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और रिलेटिव परमिटिविटी या परमिटिविटी जो होगी वो हर मीडियम के लिए क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, और हर मीडियम की परमिटिविटी ही डिसाइड करेगी कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, है ना। तो देखिए, परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिटरमाइन द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस सिचुएटेड इन अ मीडियम, है ना। तो किसी मीडियम में रखे हुए दो चार्ज हैं, उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा वो उस मीडियम की परमिटिविटी डिसाइड करने वाली है। इस सेकंड डेफिनेशन को हम बाद में देखते हैं। तो देखो, पहले हम परमिटिविटी का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं कि परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या आएगा। तो देखो, सबसे पहले मैं यहां पर दो चार्ज लेता हूं और यहां पर भी मैं दो चार्ज लेता हूं। ठीक है, देखिए, ये मेरे लिए हो जाएगा फ्री स्पेस। क्या हो जाएगा, फ्री स्पेस। और सपोज ये वाला जो हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास मीडियम। यहां पर मैंने Q1 Q2 किन्हीं दो चार्ज को r डिस्टेंस पर प्लेस किया। इसी तरह से यहां पर मैंने किसी Q1 Q2 को उसी डिस्टेंस r पर मैंने प्लेस कर दिया है। ठीक है, मगर इसमें जो लगने वाला फोर्स होगा दोनों में, उसको मैं F0 कह दूंगा, है ना, फ्री स्पेस में लगने वाला फोर्स, और इस वाले को मैं Fm कह दूंगा, मीडियम में लगने वाला फोर्स। ठीक है, तो दोनों पे हम सेपरेटली कूलम्ब्स लॉ भी लगाएंगे, या फिर आप परमिटिविटी की फर्स्ट डेफिनेशन चाहते हो तो उसको लिखा जाता है एप्सिलॉन r, इसको बोला जाएगा F0 अपॉन Fm। ठीक है, द रेशियो ऑफ force between charges in vacuum या फ्री स्पेस वैक्यूम टू द मीडियम, है ना। तो फोर्सेस का रेशियो कहां पर, फ्री स्पेस और मीडियम में फोर्सेस का जो रेशियो होता है वही आपका कहलाएगा परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, मगर देखिए, अब इसमें हम वैल्यू पुटअप करना चाहते हैं। F0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास Fm की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 r स्क्वायर। ठीक है, और इसकी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 r स्क्वायर। सबसे पहली बात, ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन m क्या, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन m क्या है, ये हो जाएगी आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये हो जाएगी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो मैंने ये एक फॉर्मूला यहां से आ गया, ये जो कूलम्ब्स लॉ लगाया मैंने फ्री स्पेस में, और ये लगाया मैंने मीडियम में। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन r, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे सारे के सारे, एप्सिलॉन m ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, तो मेरे पास ये फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, तो रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको कहते हैं। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको ऐसा भी याद रखना चाहिए कि एप्सिलॉन m जो मीडियम की परमिटिविटी होती है वो किसका प्रोडक्ट होता है, ये हो जाएगा आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिटिविटी का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखो, मैंने उस वक्त जो कूलम्ब्स लॉ लिखा था उसको मैंने फ्री स्पेस के लिए लिखा था। अब देखो कूलम्ब्स लॉ को कैसे लिखा जाना चाहिए, तो वो हम यहां देखते हैं। देखिए, अब कूलम्ब्स लॉ को कैसे लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां देखते हैं हम
ठीक है, देखिए कूलाम्स लॉ को लिखा जाना चाहिए F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 R स्क्वायर, और एप्सिलॉन m की वैल्यू होती है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलाम्स लॉ का बेसिक फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए। देखो, और कूलाम्स लॉ को हमने किया था फ्री स्पेस में, है ना, तो इन फ्री स्पेस में एप्सिलॉन R की वैल्यू होती है वो 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। तो आप इस फॉर्मूले में लगा लो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R की वैल्यू हो जाएगी 1 Q1 Q2 अपॉन R। ये आपके पास कूलाम्स लॉ का बेसिक फॉर्मूला आ गया। तो कुल मिला के आपको ये फॉर्मेट याद रखना चाहिए, ठीक है। अगर फ्री स्पेस के लिए होगा तो इस एप्सिलॉन R की वैल्यू को 1 कर दोगे, अदरवाइज हर मीडियम के लिए, है ना, एप्सिलॉन R की वैल्यू, है ना, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन R इज डिफरेंट इन एवरी मीडियम। अलग अलग मीडियम में एप्सिलॉन R की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। तो देखो कंक्लूजन क्या निकलता है यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है कि एप्सिलॉन R और F के बीच में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। F और एप्सिलॉन R में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एप्सिलॉन R की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, दो चार्जेस के बीच में फोर्स भी क्या होता रहेगा? उतना कम होता रहेगा, है ना। वैल्यू ऑफ epsilon R is increases, then the force between the charges are decreases that times। जितने टाइम्स आप एप्सिलॉन R की वैल्यू बढ़ाओगे, है ना, जैसे कि सपोज मैंने दो चार्ज को प्लेस कर रखा है पहले फ्री स्पेस में सपोज, ठीक है, और उसके बाद मैं उन चार्जेस को ले जाता हूं मीडियम के, और मान लो मीडियम की परमिटिविटी 4 है, तो उसमें जो फोर्स वैक्यूम में लग रहा था उतना 4 टाइम्स मीडियम में लगने वाला फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगा। ये होता है परमिटिविटी का मतलब आप जितनी परमिटिविटी वाला मीडियम लाओगे उतना फोर्सेस उतने टाइम्स कम हो जाएगा वैक्यूम के कंपेयर में, ठीक है। तो ये परमिटिविटी का कांसेप्ट होता है। अच्छा, परमिटिविटी नाम से ऐसा लग रहा है कि परमिटिविटी आने से तो मीडियम तो परमिट करना चाहिए, तो ज्यादा फोर्स लगना चाहिए, परमिशन देता है। तो वो परमिशन कैसी देता है? वो दोनों के फोर्स जो लगता है उनकी परमिशन नहीं देता। वो जैसे कोई मीडियम है तो मीडियम का अपना एक फील्ड होता है ना, तो वो मीडियम का जो फील्ड होता है उसको परमिट करता है कि परमिटिविटी उसको परमिट करती है कि दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को आप रिड्यूस कर दो, है ना। तो जैसे कोई भी मीडियम है मेरे पास, उसका जो फील्ड होगा, है ना, वो परमिटिविटी उसके फील्ड को परमिट करेगी कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को रिड्यूस कर दो, है ना, जितनी उसकी परमिटिविटी है। और फ्री स्पेस में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्री स्पेस में कोई फील्ड नहीं होता, फ्री होता है बिल्कुल, फील्ड होता नहीं। तो फील्ड नहीं होता तो है ना, तो वो अपने फील्ड को अलाउ नहीं कर पाता है। मगर जैसे जैसे मीडियम में जाएंगे तो मीडियम का तो अपना फील्ड होता है, तो परमिटिविटी उसके फील्ड को अलाउ करती है कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को कम कर दिया जाए, ठीक है। तो एप्सिलॉन R और F के बीच में बहुत ऐसा रिलेशन है कि जैसे जैसे एप्सिलॉन R की वैल्यू किसी मीडियम के लिए बढ़ेगी, वैसे वैसे दो चार्जेस के बीच का फोर्स भी क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा, है ना। तो आप यहां से क्या कंक्लूजन निकला, है ना, मैक्सिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कहां लगेंगे? सोच के देखो। आपको पता सबसे कम परमिटिविटी किसकी होती है? फ्री स्पेस या एयर की, वो 1 होती है। तो दो चार्जेस के बीच में सबसे मैक्सिमम फोर्स भी कहां लगेगा? फ्री स्पेस में लगेगा। किस में लगेगा? फ्री स्पेस में या वैक्यूम के अंदर, ठीक है, फ्री स्पेस या वैक्यूम के अंदर, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी परमिटिविटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका फोर्स भी क्या होता रहेगा? फोर्स भी कम होता रहेगा, है ना। तो मैक्सिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कहां होते हैं? फ्री स्पेस में। और जैसे जैसे मीडियम आएगा वैसे वैसे फोर्स भी क्या होता रहेगा? रिड्यूस होता रहेगा। तो ये जो कंसेप्ट था ये था आपके पास परमिटिविटी, या इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान में रखना है। आप चाह सकते हो ये F0 अपॉन FM से भी कर सकते हो, और इसको एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये परमिटिविटी के बारे में था, ठीक है। देखो एप्सिलॉन R जितना बढ़ाओगे, है ना, उतने टाइम्स आपका फोर्स क्या हो जाएगा? दैट टाइम्स फोर्स रिड्यूसेस या डिक्रीज।
जितनी, है ना, जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी उतने टाइम्स फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू, न्यूमेरिकल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे और इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी हम करते हैं। पहले आप ये इसका जो बेसिक फॉर्मूला है और इसकी जो डेफिनेशन है वो आप नोट डाउन कर सकते हो। देखो इसमें एक डेफिनेशन मैंने ये लिख रखी है, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम इन विच मीडियम अलाउ देयर फील्ड टू रिड्यूस द फोर्स बिटवीन चार्ज, है ना। तो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, इन विच द मीडियम अलाउ देयर फील्ड, वो मीडियम होगा वो अपने फील्ड को अलाउ करता, किसके लिए, रिड्यूस द फोर्स बिटवीन द चार्जेस, है ना, दो चार्जेस के बीच में फोर्स को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके बाद इसका कुछ एग्जांपल और न्यूमेरिकल इसी के साथ में देखते हैं, आप कॉपी कर लीजिए। ओके, मिटा दें इसको। ओके, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस आर मैक्सिमम इन फ्री स्पेस, है ना। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स फ्री स्पेस में होता है, वो मैक्सिमम होना चाहिए। कोई भी हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि सपोज ये मैंने एक मीडियम, एक फ्री स्पेस का लिया है और ये मैंने मीडियम का लिया। यहां पर मैंने दो चार्जेस रखे Q1 Q2 जिनकी वैल्यू 4 कूलम है और उनके बीच की डिस्टेंस 4, और ये हो जाएगा मेरे पास Q1 Q2, ये भी 4 कूलम, ये भी 4 कूलम, और उसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास फ्री स्पेस और ये हो जाएगा आपके पास मीडियम, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि इस मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 6 मान लो, कितनी मान लें, गिवन है आपको। अब हम निकाल के देखते हैं कि फोर्सेस के साथ में क्या होता है। इसमें भी कूलम्स में लगाएंगे अपन, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। F की वैल्यू मेरे पास हो जाती है 9 इंटू 10 की घात 9, 4 से 4 कैंसिल 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 4 36 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन, ठीक है। तो ये तो आपके पास आ गया है फोर्स इन ये आ गया फ्री स्पेस में, है ना, या वैक्यूम के अंदर कह सकते हो आप। अब मीडियम के लिए देखते हैं, तो F की जो वैल्यू है मैंने आपको बताया कैसे लिखना है, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, मीडियम के लिए एप्सिलॉन m आता है यहाँ पे, और एप्सिलॉन m की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9, एप्सिलॉन आर की वैल्यू इस मीडियम के लिए 6 दे रखी है और यहाँ बचा है 4, 9 4 जा 36 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 6, ठीक है। 36 को 6 के कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। और ये न्यूटन के अंदर आपको साफ साफ दिख रहा है कि वही दोनों चार्ज, उतनी ही उसकी वैल्यू, उतनी बीच की डिस्टेंस, उसको पहले मैंने फ्री स्पेस में रखा फिर मीडियम में रखा। और आपको पता है फ्री स्पेस के लिए पहला क्वेश्चन मैंने दे रखा है यहां पर कि आपके पास यहां है आपके पास फ्री स्पेस, है ना, ये फ्री स्पेस है और ये हम ले लेते हैं सपोज मीडियम के लिए, ठीक है। ओके, सबसे पहले फ्री स्पेस में दो चार्जेस को डी डिस्टेंस पे रखा गया है और उनके बीच में फोर्स लग रहा है F, ठीक है। और फिर उन्हीं दो चार्जेस को मीडियम में रख रखा है और उसी डिस्टेंस पे रख रखा है और फोर्स लग रहा है F/4। वैसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि आपसे पूछी गई है इसकी परमिटिविटी, है ना, क्या पूछी गई है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू पूछी गई है इस मीडियम के लिए। हमको पता है कि अगर फोर्स 4 टाइम कम हो रहा है तो इसकी परमिटिविटी 4 होगी, डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। मगर आप इसको डायरेक्ट नहीं करके सोल्व कैसे करोगे, वी नो परमिटिविटी, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहती है रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर इक्वल टू, है ना, F0 अपॉन FM, ठीक है। ओके, आपके पास F0 की वैल्यू आपको दे रखी है एप्सिलॉन आर इक्वल टू, F0 की वैल्यू आपको दे रखी है F और FM की वैल्यू दे रखी है आपको F/4। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होगी
4 हो गई। देखो अगर आपको डिस्टेंस सेम नहीं दे रखी होगी तो फिर आपको पूरा फॉर्मूला लगा के चेक करना होगा, ठीक है। अब देखो एक और मैंने यहाँ न्यूमेरिकल लिख रखा है, जो ये वैक्यूम के लिए हो जाएगा और ये मीडियम के लिए हो जाएगा। अब देखिए इसमें वैक्यूम और मीडियम के लिए हो जाएगा, तो इसमें आप लगाओ कूलम्ब्स लॉ। पहले 2 चार्जेस को वैक्यूम पे रखा गया d डिस्टेंस पर, फोर्स लग रहा है F। फिर उन्हीं 2 चार्जेस को आप मीडियम में ले गए और डिस्टेंस आपने हाफ कर दी है, और आपका फोर्स भी कितना हो गया है, फोर्स आ रहा है F/2। तो आपसे पूछा गया है कि इस एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब देखिए तो यहां पर F कितना हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन d², ठीक है। और यहां पर Fm कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r², तो d² अपॉन 4। इन दोनों को डिवाइड कर दें अपन, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को हम यहां डिवाइड कर देते हैं, तो F0 अपॉन Fm, ठीक है। ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन d²। यहां पे आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन d² अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखिए ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। F0 की वैल्यू कितनी देखिए, F0 की वैल्यू आपको F दे रखी है, Fm की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, F/2 दे रखी है, ठीक है। और यहां पे आपका एप्सिलॉन r ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन r, सॉरी, ये एप्सिलॉन r ऊपर चला जाएगा आपके पास, और d/4 ये हमारे पास हो जाएगा Q1 Q2, ये कैंसिल, और हमारे पास ये यहां पे प्लस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये 2 ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन r अपॉन 4, तो आपके पास एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो आपके पास इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी आ गई है, 8 आ गई। इस तरह से फॉर्मूला लगा के आप इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है और हमने रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ी। अब कूलम्ब्स लॉ के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, है ना, कंक्लूसिव पॉइंट जो बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूं। देखो अब हम कूलम्ब्स लॉ के कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ना। तो सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ के लिए एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो देखो फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, है ना। जैसे कि हमारे पास ये एटम जो होता है, ये एटम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये न्यूक्लियस होता है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो आपके पास कूलम्ब फोर्स हो सकता है ना। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, फोर्स बिटवीन द एटम ऑफ एन एनी मॉलिक्यूल। जैसे मॉलिक्यूल जो होता है वो एटम से मिलकर बनता है और सारे एटम आपस में बाउंड रहते हैं अट्रैक्शन फोर्स से, तो ये भी कूलम्ब फोर्स का एक एग्जाम्पल हो सकता है। अब हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस है, कूलम्ब लॉ किस किस के लिए वैलिड है, ठीक है। तो सबसे पहले इट डज नॉट वैलिड डिस्टेंस लेस देन 10⁻⁻15 बिकॉज देयर आर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर अवेलेबल। सबसे पहली बात तो ये है कि कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो 10⁻⁻15 से कम डिस्टेंस के लिए काम नहीं करता। क्यों नहीं करता वो भी सुन लेते। देखिए कि जो एटम होता है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड देयर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन्स, बट न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हैविंग अ अट्रैक्शंस, है ना। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्शन होगा, प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्शन होगा। तो वहां पर आपके पास देखो अगर प्लस कूलम्ब्स लॉ कूलम्ब्स जो फोर्स है या चार्जेस का जो नेचर होता है, प्लस के बीच में कौन सा होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है। मगर न्यूक्लियस के अंदर जो प्लस चार्ज जो है उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो मतलब 10⁻⁻15 से छोटी डिस्टेंसेस के लिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है ना, क्योंकि इनसे कम डिस्टेंस के लिए न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो वैलिड होता है। क्लियर है? ओके। सेकंड है इट इज ओनली वैलिड फॉर अ स्टेशनरी चार्ज। ये जो लॉ होता है ये सिर्फ स्टेशनरी चार्ज के लिए वैलिड है, मूविंग चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। देखो थर्ड पॉइंट है इट इज वैलिड ऑफ पॉइंट चार्ज ओनली। और ये जो लॉ है ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। सबसे पहले इस पॉइंट चार्ज का मतलब आप समझ लो कि दो चार्जेस की डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए और उस डिस्टेंस के कंपेयर में उसकी जो
साइज होती है ना, वो बहुत छोटी होनी चाहिए, है ना। जैसे कोई दो बॉल है तो वो भी पॉइंट चार्ज हो सकते हैं। अगर दो बॉल को अगर आप कुछ हजार किलोमीटर दूर रख दो तो वो दोनों पॉइंट चार्ज क्या ही काम करेंगे, क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट देखो, shape of charges should be proper, otherwise the distance between their center is not measured accurately, so real force can't be calculated। मतलब जो आपके चार्जेस की जो शेप होगी वो शेप प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर शेप जो होगी वो प्रॉपर नहीं होगी तो दोनों के डिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता, और जो फोर्स आएगा वो भी एक्यूरेट नहीं आएगा। अब इसके अलावा देख लीजिए कुछ और पॉइंट भी दे रखे कूलाम्स लॉ से रिलेटेड। एक तो कूलाम लॉ की जो रेंज होती है, कूलाम्स लॉ कहां किस रेंज से किस रेंज तक वैलिड है, तो आपको पता है एटॉमिक डिस्टेंस मतलब 10⁻⁻15 से लगाकर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये लॉ वैलिड होता है। दूसरा पॉइंट है द लॉ फॉलो द रूल ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये जो लॉ होता है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है ना। मतलब इसका फोर्स जो होता है वो उनकी बीच की डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे आपका फोर्स कम होगा। मतलब ये भी देख लीजिए कि अगर आपकी डिस्टेंस 2 टाइम बढ़ती है तो फोर्स आपका कितना टाइम्स कम हो जाएगा, 4 टाइम कम हो जाएगा, है ना। अगर आपकी डिस्टेंस 2 टाइम्स डबल हो जाती है तो फोर्स 4 टाइम कम हो जाएगा, स्क्वायर की फॉर्म में कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी डिस्टेंस हाफ होती है तो आपका फोर्स 4 टाइम बढ़ जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट द लॉ ओबे द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये जो लॉ होगा ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या करेगा, ओबे करेगा। मतलब जैसे कि मेरे पास ये दो चार्ज है, सपोज यहाँ पर Q1 और Q2 है ना। ये चार्ज इस पर F1 फोर्स लगाएगा तो ये चार्ज इस पर F2 फोर्स लगाएगा, और दोनों चार्जेज होंगे वो इक्वल और अपोजिट होंगे, है ना। तो है ना, जैसे Q1 Q2 पे लगाएगा, Q2 Q1 पे लगाएगा, और दोनों की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। मतलब ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। और लास्ट पॉइंट जो है, ये जो लॉ होता है ना, ये लॉ क्या ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन या जो मैकेनिक्स का ग्रेविटेशनल लॉ होता है उसके जस्ट सिमिलर होता है। जिसके हमारा कूलाम्स लॉ जो होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो वो हो जाएगा हमारे पास G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो दोनों एक ही जैसे होते हैं, है ना, ये जस्ट उसके जैसा ही होता है, ठीक है। ये आप कॉपी कर लीजिए। उसके बाद में आपको ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में कुछ डिफरेंस और कुछ सिमिलरिटीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक हमारे पास होता है ग्रेविटेशनल, एक हमारे पास होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe जो होता है वो क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और F यहां जो आपका Fg होता है वो होता है G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यहां पर K की जो वैल्यू होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और यहां पर जो G की वैल्यू होती है 6.67 माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों, अब इनकी सबसे पहले हम देखते हैं दोनों की सिमिलरिटी क्या क्या है। इससे कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। सिमिलरिटी क्या हो जाएगी, बोथ लॉ ओबे, बोथ लॉ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। दोनों लॉ जो होंगे वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेंगे। बोथ लॉ एक्ट अलोंग lines joining of center of two charge of center of two bodies। दोनों जो होंगे वो बॉडीज के
लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग दोनों फोर्सेस लगेंगे, और बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब तीनों पॉइंट देख लेते हैं। दोनों इनवर्स स्क्वायर लोग ओबे करते हैं, मतलब आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब आर स्क्वायर इसमें भी होता है और आर स्क्वायर इसमें भी होता है। दूसरा पॉइंट है कि दोनों जो होते हैं, चाहे यहां पर Q1 Q2 ले लो और या M1 M2 ले लो, दोनों जो होंगे वो इस सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट जो है, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, मतलब इस फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन किया जाएगा वो वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है ना। वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, डिपेंड्स अपॉन पाथ, है ना। ये हम 11th क्लास में भी पढ़ते हैं, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। अब इनके इसमें क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, है ना, तो इनके डिफरेंस भी देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए, जो आपके पास k जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁹, है ना, ये जो होता है डिपेंड्स अपॉन मीडियम। किस पर डिपेंड करता है? मीडियम पर। जबकि आपके पास ग्रेविटेशनल लॉ जो होता है जी, है ना, जी ये जो होता है ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट इज एन यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करता, मतलब कोई भी मीडियम चेंज हो जाएगा मगर इसकी जो वैल्यू रहेगी वो ये रहने वाली है, ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट है जो एफ ई जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये अट्रैक्शन का भी हो सकता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों तरह के फोर्स पॉसिबल है, दोनों तरह के फोर्स पॉसिबल है, मगर इसमें ओनली अट्रैक्शन फोर्स आर देयर। इसमें क्या होता है? सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स ही होता है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या डिसिमिलरिटीज है वो हमने देखी है, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हमको देखना है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। देखो, हमने जो कूलॉम्स लॉ देखा था, है ना, उस कूलॉम्स लॉ में हमने क्या देखा था कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो हमने ये लिखा था, ठीक है। ओके, हमको पता है कि फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को शो करना होता है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मगर यहां पर हमने अभी डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रखी है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। देखो, तो वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या हो सकता है? देखो, सिंपली अगर इस F के ऊपर मैं एरो लगा दूं तो यहां पर फोर्स जो है ये वेक्टर की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अगर आपका मैग्नीट्यूड है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो इसके पीछे हम ये आर कैप का निशान लगा देंगे। आर कैप का जो सिंबल हो जाएगा ये आपको डायरेक्शन बताएगा। तो इस वाले फॉर्मेट में ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये डायरेक्शन। तो आर कैप को कहते हैं हम यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है? 1 होती है। इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होती है, न्यूमेरिक वैल्यू। ओके, अब आपको पता हो तो ये क्या बताता है? टेल्स अबाउट डायरेक्शन। किसके बारे में बताएगा? ये डायरेक्शन के बारे में आपको बताएगा, ठीक है। अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पता हो, जैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी है, इसको क्या लिखते हैं? उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो आपका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर अपॉन देयर मैग्नीट्यूड, ये तरीका होगा हमारे पास। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला जो आएगा ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम वेक्टर फॉर्म ऑफ, देखो, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो देखिए, मैं एक डायग्राम बनाता हूं यहां पर, और ये हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया। सपोज ये मेरे पास यहां पर Q1 है और यहां मेरे पास Q2 है, सपोज, ठीक है। ये मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन से Q1 की डिस्टेंस हो जाएगी सपोज R1 और Q2 की डिस्टेंस हो जाएगी R2, ठीक है। और इन दोनों की बीच की डिस्टेंस को हाल फिलहाल में R लिख रहा हूं, ये R12 भी हो जाएगी या 21 भी होगी, देखते हैं। सबसे पहले लेट Q1 एंड Q2 आर
2 point charges placed at a distance R1 and R2 from origin, ठीक है, जो ओरिजिन से R1 और R2 डिस्टेंस पर है। तो Q1 Q2 हमारे पास ओवरऑल क्या हो जाएंगे, Q1 Q2 हमारे पास हो जाएंगे चार्जेस, ठीक है, और R1 R2 जो हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर, जो आपको Q1 और Q2 की पोजीशन को बता रहा है, ठीक है। अब देखिए, मान लेता हूं ये दोनों चार्ज अभी पॉजिटिव है, ठीक है, तो Q1 Q2 पे एक फोर्स लगाएगा, उसको कैसे लिखा जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, मतलब Q2 पे लग रहा है फोर्स और कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन की बात भी कर रहे हैं हम, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, देखिए इसको हम लिखेंगे, कहां से कहां लग रहा है, 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और इसको लिखने का तरीका R2 माइनस R1 भी हो सकता है, ठीक है, और ये इसकी हो जाएगी डायरेक्शन। अच्छा, एक फोर्स इस Q1 पर भी लगेगा, है ना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, Q1 पर लगेगा फोर्स, तो कौन लगाएगा, 2 लगाएगा। ओके, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, R कहां से कहां हो जाएगी, 2 से 1 की ओर, इसको लिखा जा सकता है R1 माइनस R2 के। अलग अलग बुकों में इसके फॉर्मेट को चेंज कर रखा है, कोई इसको R2 पर हमको, कोई इसको R2 माइनस R1 लिखता है, कोई R1 माइनस R2 लिखता है, मगर आपको याद रखने का तरीका जो है वो 2 1 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब R1 माइनस R2 आपको लिख देना है, ठीक है। ओके, कुलाम, हम जैसे कुलाम्स लॉ पढ़ते हैं तो नॉर्मल फॉर्म उसकी ये होती है, ओके, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R कैप, फाइन। ओके, यहां पर आपकी जो R होगी, ये R जो है, या फिर R12 और R21 है ना, R हमारे लिए यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। R क्या हो जाएगा, R हमारे लिए हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। ओके, अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, सपोज F12 कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो F12 जो होगा वो कैसे निकालोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस और उसका यूनिट वेक्टर, मतलब R21 है ना, तो R21 का स्क्वायर और R21 का कैप, ठीक है, ये इसकी फॉर्मेट हो जाएगी। इसको थोड़ा सा हम ओपन कर लेते हैं, F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 माइनस Q2, इसको लिखा जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और इसको भी लिखा जाएगा R1 माइनस R2 का कैप, यूनिट वेक्टर, ठीक है। और यूनिट वेक्टर निकलने का तरीका क्या होता है, देखिए यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका वेक्टर और मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो यहां पर यूनिट वेक्टर है, तो इसको अगली स्टेप में अपन वेक्टर और मैग्नीट्यूड लिख देंगे, ठीक है। तो F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R1 माइनस R2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2, ठीक है। तो इसकी लास्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ये इसका फॉर्मेट हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R1 माइनस R2, 2 पावर ये रही और 1 पावर ये क्यूब हो जाएगा, और यहां बच जाएगा R1 माइनस R2 का वेक्टर, ठीक है। तो ये आपके पास कुलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ, ये हो जाएगा हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ। सिमिलरली करके आप F21 भी निकाल सकते हो। F21 हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, यह हो जाएगा R2 माइनस R1 का क्यूब, और यह हो जाएगा R2 माइनस R1 का वेक्टर, फाइन। तो ये दोनों जो इक्वेशन मैंने लिखी जो है, ये दोनों इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड जो है, यही आपके पास कुलाम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। ओके, यहां पर देखिए, अगर V नो, आप जानते हो कि दोनों के यूनिट वेक्टर जो है R12 जो है माइनस ऑफ R21 है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, देन तो क्या लिख सकते हैं आप, F12 जो होगा वो माइनस ऑफ F21 होगा, है ना। इट मीन्स ये किसके जैसा लग रहा है, बहुत
है ना, बोथ द फोर्सेज आर इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब हो गया लाइक है ना, ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बता रहा है ना। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा उतना का उतना फोर्स Q2 Q1 पर भी लगाएगा। इसके बाद अभी इस सेशन का या कूलम्ब्स लॉ का लास्ट टॉपिक बचता है, वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो वो देख लेते हैं, आप इसको नोट कर लो। देखिए, अब हमें पढ़ना है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। जो हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, तो वो दो चार्जेस के बीच के फोर्स को आपको बता रहा था, जो था F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मगर अब हम ये चाहते हैं कि जैसे कि मेरे पास कोई एक चार्ज है और मेरे पास कोई मल्टीपल चार्जेस है, और उन मल्टीपल चार्जेस के कारण मैं किसी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालना चाहता हूं। तो उस चार्ज पर जो नेट फोर्स आएगा वो जो जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस होंगे उनका एल्जेब्रिक सम होगा। देखो कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे कि मेरे पास ये Q1 और Q2 है सपोज, ठीक है। तो अभी मैं Q2 पर फोर्स निकालना चाहता हूं, तो ये आ जाएगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, फाइन। ये इस पे अपना एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर मैं यहां पर एक और चार्ज Q3 रख दूं या एक और चार्ज Q4 रख दूं, तो Q3 भी इस पर एक फोर्स लगाएगा और Q पर भी लगाएगा, ठीक है। तो 2 पे लगाएगा 3 और इस पे 2 पे लगाएगा 4, क्लियर है ना। तो इस Q2 पर है ना, नेट फोर्स ऑन Q2 कितना हो जाएगा, तो F नेट जो होगा वो हो जाएगा आपके पास F21, F23 और F24, है ना। तो यही होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। तो देखो, अगर ग्रुप ऑफ चार्ज है और किसी एक चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा वो बचे हुए सारे चार्जेस का इंडिविजुअल फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे लिखना है इसको, Coulomb's law gives the force between the two charges, but the principle of superposition gives the force on the point charge due to a group of charge, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको क्या बताएगा, किसी एक पॉइंट चार्ज पर बाकी बचे हुए सारे पॉइंट चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है वही उसका नेट फोर्स हो जाएगा, है ना। तो देखिए स्टेटमेंट क्या हो सकता है, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस exerted on the given charges by the charges, ठीक है। मतलब किसी भी चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो सारे जो चार्जेज होंगे उनके इंडिविजुअल फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम होगा, वही उसका नेट फोर्स हो जाएगा। देखो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है ना। तो देखिए मैं एक सिस्टम बना रहा हूं, है ना। ये मैंने एक सिस्टम सपोज यहां क्रिएट किया है ऐसा, ठीक है। और यहां पर सपोज ये समझ लो कि मेरे पास यहां पर मल्टीपल चार्जेस हैं, ठीक है। यहां पर मान लो या है ना, ये मेरे पास Q0 है सपोज, और यहां पर मल्टीपल Q1 है, Q2 है, Q3 है और Qn है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि देखो इस Q1 की डिस्टेंस जो है इस पोल से कितनी हो जाएगी, तो मैं ले लेता हूं इसको R1, इसको मैं ले लेता हूं R2, इसको ले लेते हैं R3 और इसको ले लेंगे अपन Rn, ठीक है। ये तो मेरी पोल से Q1 Q2 Q3 Q4 के पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे, है ना। देखो तो लेट Q1 Q2 so up to Qn charges having position vector is R1 R2 so up to Rn, ये इनके पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे। अब देखिए, है ना, we want to calculate net force on Q0 due to all other charges। मैं क्या चाहता हूं, हम चाहते ये हैं कि Q0 के ऊपर नेट फोर्स चाहिए। तो सबसे पहले देखो Q0 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ये लगाएगा एक Q0 पे लगाएगा और 1 लगाएगा, है ना। ये किसका क्या मतलब होगा, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। एक मेरे पास ये हो जाएगा फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू
Q2, एक ये हो जाएगा फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q3, एक हो जाएगा मेरे पास फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू N। ठीक है, तो ये मेरे पास एक डायग्राम हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके पोजीशन वेक्टर की। तो कहां से कहां जा रहा है, 1 से 0, ये 2 से 0, ये 3 से 0 और ये N से 0। तो ये मेरे पास इनके डायरेक्शंस हो जाएंगे या यूनिट वेक्टर्स हो जाएंगे। देखो मुझे F जो निकालना है, नेट F जो निकालना है ना, वो कितना हो जाएगा मेरे पास, F01, F02, F03 सो अप टू F0N हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए F0N कितना हो जाएगा मेरे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन R1 नॉट का स्क्वायर और R1 नॉट का कैप। ओके, आगे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 R2 नॉट का स्क्वायर और R2 नॉट का कैप। ठीक है, और इस तरह से ये चलते चले जाएंगे। फाइन, ओके, इसमें से क्या कॉमन आएगा, देखिए नेट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 मेरे पास कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, Q1 अपॉन R1 नॉट का स्क्वायर और R1 नॉट की कैप। आगे क्या बचेगा, Q2 अपॉन R2 नॉट का स्क्वायर और R2 नॉट की कैप। इस तरह से आगे क्या बचेगा, Q3 अपॉन R3 नॉट का स्क्वायर और R3 नॉट का, और ये आगे मूव हो जाएंगे। ठीक है, ओके, ये मेरे पास जो आया है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आया है। क्या आया है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की इक्वेशन मेरे पास ये हो जाएगी। मैं चाहता हूं उसको समेशन की फॉर्म में लिखना है ना, इस सबको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो मैं F इक्वल टू क्या लिख दूंगा, F इक्वल टू Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां लिख देंगे अपन समेशन। तो I की वैल्यू 1 से लगाकर I की वैल्यू N तक मूव करवानी है। जैसे यहां पे आ रहा ना, यहां देखना मैं क्या कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं मैं QI अपॉन RI नॉट का स्क्वायर और RI नॉट का कैप। ठीक है, ये मैंने इसकी समेशन फॉर्म में लिख दिया, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी। देखिए ये टर्म मैंने यहां लिख रखी है, ये टर्म मुझे चाहिए, तो I की वैल्यू 1 से मूव करवाओ। जब I की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, I की वैल्यू 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, I की वैल्यू 3 रखोगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से I की वैल्यू N तक चल सकती है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहो तो इसको भी रिराइट कर सकते हो। कैसे, देखिए F इक्वल टू Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा I की वैल्यू 1 से I की वैल्यू N। अब देखिए यहां पर क्या करना है, ये QI का QI, इसको हमको लिख देना है R0 माइनस RI का स्क्वायर, यहां लिख देना R0 माइनस RI का वेक्टर और R0 माइनस RI का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इस इक्वेशन को मैं यहां वापस लिख देता हूं फाइनली, जो इसका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। जो आपका F नेट जो है वो हो जाएगा Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और I की वैल्यू 1 से लगाकर I की वैल्यू N तक, और ये हो जाएगा QI, ये स्क्वायर और 1, ये कितना हो जाएगा R0 माइनस RI का Q, और यहां पे आ जाएगा R0 माइनस RI का वेक्टर। ठीक है, तो ये आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारे पास है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैं थोड़ा सा वापस इसके बारे में बता देता हूं कि देखो कूलम्ब्स लॉ जो था वो दो चार्जेस के बीच का फोर्स बता रहा था। अगर मुझे मल्टीपल चार्जेस के कारण किसी एक नेट चार्ज पे फोर्स चाहिए तो मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करूंगा। देखो यहां पर भी कूलम्ब्स लॉ ही लगे, देखिए यहां पर कूलम्ब्स लॉ लगाओगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी, इन दोनों के बीच कूलम्ब्स लॉ लगाओगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी, इन दोनों के बीच कूलम्ब्स लॉ लगाओगे तो अगली वाली स्टेप मिल जाएगी, है ना। तो ये यूं कहता है कि Q0 पर जो नेट फोर्स जो आएगा वो इन सभी, ये सभी चार्जेस जो इस पे फोर्स लगाएंगे उसका एल्जेब्रिक सम होगा। ठीक है, तो ये आपका है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए अब अगली, ये जो क्लास जो है वो काफी लंबी हो गई है, मगर फिर भी सारे थ्योरेटिकल टॉपिक जितने भी थे, है ना, वो हमने इसमें क्लियर कर लिए हैं, और हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे कुछ न्यूमेरिकल भी देखे थे। आने वाली क्लास के अंदर देखो आपके पास कूलम्ब्स लॉ पे न्यूमेरिकल होंगे,
वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स होंगे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे न्यूमेरिकल्स होंगे। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स है और काफी इंपॉर्टेंट भी है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट एक या दो तीन क्लासों के अंदर शायद हम न्यूमेरिकल ही करेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, है ना। तो आप इन सारे नोट्स को आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और आप पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। और नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने अवेलेबल करवा दिए हैं अभी तक जो पढ़ाया है, और आने वाले नोट्स भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं।